Hello students, welcome to Global Online Teachers Exam. This is Eva. In this session, we will be looking at more than 90 questions for your English language paper 1 for your upcoming CTET 2021 examination. This lecture will be very important for those students जो English language में उनको difficulty है and इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. So let's begin. क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा चैनल आपके लिए कंप्लीट कोर्स लाया है सीटेट के लिए फॉर बोथ पेपर 1 एंड 2, जहां पे हम आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे ऑन पेपर 1, 10 टेस्ट ऑन पेपर 2, last 10 years PYQs and video lectures along with complete notes. So these tests will also include solution PDF. To subscribe, you can contact this number on the screen. The fees is just $499. डायरेक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. विच प्रीफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स? बिहेव, गाइड एंड यूज. यानी प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड के सामने लग के उनका मीनिंग चेंज करते हैं. अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो बिहेव वर्ड के साथ क्या इन लग सकता है? इन बिहेव, नो दिस इज नॉट राइट. डिसबिहेव भी नहीं होता है स्टूडेंट्स. मिसबिहेव, ओके मिसबिहेव होता है. लेट्स चेक मिस विद अदर्स. मिसगाइड और मिसयूज. Yes, miss is the right answer. अगर ऑप्शन डी की तरफ देखें तो रीबिहेव, रीगाइड कोई वर्ड्स नहीं होते, ऑल्दो रीयूज एक तरीके का वर्ड होता है. तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन सी. आंसर, choose the prefix that should be added to the word legible to form its antonym. अब जैसे हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, प्रीफिक्स होता है जो हम एक वर्ड के आगे लगाते हैं, और उसी तरीके से एक होता है सफिक्स. सफिक्स हम पीछे लगाते हैं. ओके, तो अगर हम वर्ड देखें लेजिबल, लेजिबल का मतलब होता है वो राइटिंग जिसको आप रीड कर सकते हैं, जो रीड करने लायक है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सफिक्स, तो क्या आप इसको रीड कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये क्लियरली लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे दिस इज लेजिबल राइटिंग. अब ऐसी कोई चीज जो आप नहीं रीड कर सकते, यानी लेजिबल का उल्टा क्या हो गया? जो हम नहीं रीड कर सकते, तो वो वर्ड कौन सा हो, कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे जिससे लेजिबल का ऑपोजिट बनेगा? डिसलेजिबल नहीं होता है, मिसलेजिबल भी नहीं होता, इनलेजिबल भी नहीं होता, बट इलेजिबल एक वर्ड है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इलेजिबल. इल. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशंस. अब प्रेपोजिशंस वो होते हैं जो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं. अगर स्टेटमेंट की बात करें, ही वुड लाइक टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ अस, यानी कोई एक पर्सन है जो हमारे साथ एक पिक्चर लेना चाहता है. सेंटेंस आगे बोल रहा है वुड यू कम एंड सिट डैश मी. अब यहाँ डैश मी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सूटेबल है? बिटवीन मी, नहीं ये गलत है. बिसाइड्स मी, बिसाइड का मतलब स्टूडेंट्स होता है बाजू में. ओके, बट आपको ये देखना है अलोंग, अलोंग वर्ड भी नहीं आएगा. अलोंग अक्सर ग्रुप में आपस में बोला जाता है, विद इन अ ग्रुप, तब अलोंग यूज किया जाता है. अब बचा बिसाइड्स और बिसाइड, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन सी, बिसाइड मी. वुड यू कम एंड सिट बिसाइड मी, सी इज द आंसर. सिलेक्ट द राइट वर्ब फॉर द ब्लैंक, यानी इस सेंटेंस के लिए कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट होगा? वॉकिंग ऑन द बीच, दी डैश साइट ऑफ अ स्ट्रेंज बर्ड. तो साइट के साथ एक वर्ड कैच बोला यूज किया जाता है. कैच साइट का मतलब होता है ग्लिम्स देखना, सडनली नोटिस करना. ऑप्शंस की तरफ देखें तो कैच का कौन सा फॉर्म लगे, कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा? वी कैच साइट नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट ये पास्ट में है. कैचिंग भी नहीं आएगा, कैच भी कोई वर्ड नहीं होता, कैच का पास्ट टेंस कॉट होता है. और सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. वी caught sight of a strange bird. Okay, which suffix can be used with the following words? अब जैसे प्रीफिक्स किसी वर्ड के आगे आता है और उसका उससे एक नया वर्ड बन जाता है, उसी तरीके से सफिक्स वो वर्ड है जो किसी वर्ड के पीछे लग के उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं. अब स्पून और माउथ, इनके पीछे कौन सा सफिक्स लग सकता है? अब स्पूनली कोई शब्द नहीं होता, स्पूनी या स्पूनर,
ओके ना माउथर ऐसे कोई वर्ड नहीं होते, बट स्पूनफुल और माउथफुल दीज टू वर्ड्स डेफिनेटली एग्जिस्ट। हम कहते हैं, जैसे कोई कह सकता है गिव मी अ स्पूनफुल ऑफ हनी, ओके, एंड माउथफुल मतलब sufficient amount that can fit into your mouth. Okay, so both spoon and mouth will have full as a suffix. Which of the following sentences have possessive pronoun? He could not help me. अब pronoun वो होते हैं जो noun की जगह पे आते हैं, तो यहाँ पे ये personal pronoun है students he, but question ने पूछा possessive, तो ये भी नहीं होगा। रमेश who is my grandson is reading a book, तो ये who भी एक तरीके का प्रोनाउन है, बट इट इज नॉट अ पॉजेसिव प्रोनाउन। डॉक्टर सिस्टर इज नोन टू मी, दिस इज नॉट राइट पॉजेसिव प्रोनाउन। ऑप्शन डी, डी में है आर्स, आर्स इज अ वास्ट कंट्री, डी इज द आंसर। आर्स, योर्स, देयर्स, ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ साइलेंट लेटर इन इट? तो इंग्लिश में आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कुछ लेटर्स प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे इस्तेमाल नहीं किए जाते, जैसे लिसन, हम लिसन बोलते हैं ना, सुनो, लिसन में टी की आवाज नहीं आती, हम कहते हैं टी इज अ साइलेंट लेटर। अगर आप चारों ऑप्शंस में देखें, बट में कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है, बी, यू और टी तीनों की आवाज आती है। ऐसे ही क्योर में भी कोई साइलेंट लेटर नहीं है, फॉन में भी साइलेंट नहीं है। फॉन का मतलब होता है बेबी डियर, ओके, डियर का बेबी को हम कहते हैं फॉन। वाइल काम, काम इज अ वर्ड जिसमें एल साइलेंट है, ओके, एल इज साइलेंट, सो हियर दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए। व्हाट डज मोटिवेशन डू इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग? यानी मोटिवेशन का क्या महत्व है लर्निंग की प्रक्रिया में? To sharpen memory? No, this is not right. To differentiate new learning from old learning? To make learners think unidirectionally, or to create interest for learning among young learners? तो न्यू लर्निंग और ओल्ड लर्निंग में भी मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है। टू मेक लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनली का मतलब होता है सिर्फ एक ही दिशा में सोच रहा हूँ, तो ये भी करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का है वो है डी, टू क्रिएट इंटरेस्ट। अभी देखिए लर्निंग से क्या होता है कि कोई भी आप किसी को एक या दो बार एक चैप्टर याद करा सकते हो, बट अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है, देन ही विल नॉट बी एबल टू स्टडी वेल। सो क्रिएटिंग दैट इंटरेस्ट इज वेरी। Correct pronunciation of individual sound is related to accuracy, fluency, both of them or neither of them. तो जो pronunciation होता है स्टूडेंट्स, वो एक वर्ड की एक्यूरेसी से रिलेटेड होता है, इज द आंसर। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक वर्ड होता है अफ्लुएंट, ओके, अफ्लुएंट मीन्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, एंड एक और वर्ड होता है एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है उसको हम एफ्लुएंट्स कहते हैं। तो कई बार कुछ लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है दैट वी आर फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिली, तो एफ्लुएंट नहीं होता, वहाँ अफ्लुएंट होता है। तो ये समझ रहे आप, प्रोनाउंसिएशन से एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं बोलेंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। A test of listening comprehension is a test of receptive skills, productive hearing skills और phonology. तो रीडिंग लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो टेस्ट है, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर रिसेप्टिव स्किल्स। आपका लिसनिंग स्टूडेंट्स, लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों ही रिसेप्टिव स्किल्स में आता है। बाकी आपका स्पीकिंग और आपका राइटिंग ये आपके प्रोडक्टिव स्किल्स में आता है, ओके। So listening comprehension is your receptive. Brainstorming means to collect all kinds of ideas, to do some mental exercise, to make efforts to understand something, or to give some kind of stimulus to the brain. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है जब भी हम बैठ के कुछ चीज डिस्कस करते हैं ताकि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट इज व्हाई ए इज द आंसर। कई बार क्या होता है कि अगर एक कंपनी में कोई एड कैंपेन चलाना है, तो वहां क्या करेंगे, सारे कोवर्कर्स दे विल सिट टुगेदर एंड दे विल कम अप विद एन आइडिया।
So that is called brainstorming. मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय, अभी हमारी जो मातृभाषा है उसका डेफिनेटली हमारे ऊपर कोई ना कोई प्रभाव रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। और अगर हम वो चाहें, हमें चाहिए कि हमको उसको कम करना है क्योंकि हम एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। सो हाउ कैन इट दिस बी डन, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? यूजिंग मदर टंग मोर ऑफन, सो दिस इज इनकरेक्ट। मदर टंग ज्यादा यूज करेंगे तो वो तो मदर टंग का इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा। गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मदर टंग, इससे भी नहीं होगा। गिविंग लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, ओके, ज्यादा एक्सपोजर देना मतलब लिसनिंग, रीडिंग, बहुत सारी चीजें, स्किल्स टारगेट लैंग्वेज से करना, ये भी नहीं होगा। Giving inputs from the target language in simple and graded manner. So I have seen this works a lot in my school as well. Teacher अब टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश को इतनी सिंपल फॉर्म में करती थी कि बच्चे सुन के और उनको करिकुलम के साथ फॉलो करके they would understand it. A child studying in class 3 says, I drank the water. It indicates that the child is. अब इस स्टेटमेंट में एक थर्ड क्लास का बच्चा बोलता है I drank the water. अब ड्रिंक का पास्ट टेंस आप सभी जाते हैं, ड्रैंक होता है, ओके, और थर्ड फॉर्म होता है ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। बच्चा कहना चाह रहा है मैंने पानी पी लिया है, तो उसको कहना चाहिए आई ड्रैंक द वाटर, बट उसने बोला आई ड्रैंक, ईडी लगा के बोला। इसका क्या मतलब है? हम नीचे से पढ़ते हैं, शुड मेमोराइज द करेक्ट सेंटेंस, नो दिस इज नॉट राइट, हैज नॉट लर्न ग्रामर रूल्स प्रॉपरली, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है, आप उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। इज केयरलेस एंड नीड्स टू बी टोल्ड दैट शी शुड बी कॉन्शियस ऑफ हर एरर, तो ये भी नहीं होगा। While if you read option A, has over generalized the rule, क्योंकि इंग्लिश में कभी किसी के वर्ड को पास्ट टेंस बनाने के लिए हम ईडी लगाते हैं, जैसे प्ले का प्लेड हो जाता है, ऐसे ही कई सारे वर्ड्स होते हैं। फॉर मेकिंग पास्ट वर्ब्स यूजिंग दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, यानी बच्चे को ये तो समझ में आता है कि वर्ब को पास्ट में बनाने के लिए ईडी लगाना है, तो ये चीज वो बच्चे ने सीख लिया है। तो ये चीज आप कम से कम वो बच्चा ईडी लगाना सीख जाएगा, तो हम टीचर उसको करेक्ट कर देंगे कि नहीं, हर जगह पास्ट ईडी से नहीं बनता है, आपको सेकेंड फॉर्म याद भी करना होता है। रीड द टू सेंटेंसेस गिवन बिलो। द लिजर्ड एट द फ्लाई, मतलब एक छिपकली ने एक मक्खी को खा लिया। दूसरा सेंटेंस कहता है द फ्लाई एट द लिजर्ड, यानी एक मक्खी ने एक छिपकली को खा लिया। A teacher can use this example to explain that, ये एग्जाम्पल यूज करके टीचर क्या समझा सकती है? They are example of reported speech, no. They are collection of words, ये भी appropriate नहीं है। There is no difference because both have same words, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि भले सेम वर्ड्स है बट उनके मीनिंग में डिफरेंस है। ऑप्शन डी, when subject and predicate subject and object change positions, the meaning of the sentences changes. This is absolutely right. देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका लिजर्ड और ऑब्जेक्ट है आपका फ्लाई, जब हमने इंटरचेंज कर दिया तो एकदम ऑपोजिट ही बात हो गई। तो टीचर ये बताना चाहती है कि अगर आप ऐसे वर्ड को चेंज कर देंगे तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है सेंटेंस का। Which one of the following is considered as a great deterrent to learning English? Deterrent मतलब एक रुकावट या obstacle. Lack of opportunities to the pupils to listen and use English outside the classroom. Okay, this could be the right answer. Let's read the others. English is a difficult language. No. कोई भी भाषा if you start learning it, difficult नहीं पड़ेगी. English phonemes are unsurplus. Okay, this is also not right. English has a vast vocabulary. हर भाषा की vocabulary बहुत ज्यादा है, तो ये भी नहीं कह सकते। अब जो मेन ऑब्स्टिकल है इंग्लिश लैंग्वेज में है वो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब क्लास के अंदर तो बच्चा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है, बट जब वो घर जाता है या उसके आसपास के एनवायरमेंट में देयर आर नॉट इनफ पीपल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है बच्चे के लिए। Language acquisition can be automatically attained. This statement is favored by cognitivists, behaviorists or both or none of the above. तो कॉग्निटिविस्ट वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आपकी एक लैंग्वेज को हम अक्वायर कर सकते हैं
ये ऑटोमेटिकली आ जाता है जब बच्चा चीजों को सीखता है, याद करता है और अप्लाई करने लगता है, सो दिस वुड लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाएगा। सॉरी शी कांट कम टू द फोन, कोई कह रहा है कि मैं माफी चाहता हूँ, वो फोन पे नहीं आ सकती। शी डैश अ बाथ, मतलब वो नहा, सेंटेंस कहना चाह रहा है कि वो नहा रही है। शी हैविंग अ बाथ, नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं वो नहा रही है, तो इस सेंटेंस में जो है वर्ड है वो मिसिंग है। तो शी हैव अ बाथ, शी हैज अ बाथ। हैव तो होगा नहीं क्योंकि शी के साथ हमेशा हैज आता है, हैव नहीं आता, बट ये भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज शी इज हैविंग अ बाथ। ओके, which is no longer a position of English language in India। अब इंग्लिश लैंग्वेज की कौन सी इन चारों में से पोजीशन नहीं है? क्या इंग्लिश लिंक लैंग्वेज है? हाँ, इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है। ओके, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज भी है क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड बोली जाती है। ऑप्शन डी कह रहा है फॉरेन लैंग्वेज, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश की कौन सी पोजीशन नहीं है? फॉरेन लैंग्वेज की अब पोजीशन नहीं है, क्योंकि इंडिया का एक बहुत ही मेजोरिटी सेक्शन ऑफ पीपल दे कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। Sangeeta, English teacher of class 5, first explains different parts of a sentence and then teaches synthesis of sentence so that her learners can easily understand the concept। अब संगीता जो एक टीचर का नाम है, वो क्लास 5 की टीचर है। वो क्या करती है? बहुत बड़ी सेंटेंसेस को पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को एक्सप्लेन करती है। ये एक पार्ट समझ लीजिए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करती है और फिर उन पार्ट्स को कंबाइन करके वो एक पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है। सो which principle is she using? Induction to deduction, concrete to abstract, known to unknown, analysis to synthesis। So the right answer is D। Analysis का मतलब होता है बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक करने को हम एनालिसिस कहते हैं, और सिंथेसिस जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करके हम एक थ्योरी बनाते हैं। If a student is unable to learn a task in a specific method, अगर एक पर्टिकुलर मेथड यूज करके एक बच्चा कोई टास्क याद नहीं कर पा रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? इग्नोर द स्टूडेंट, नहीं, टीचर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेन द सिचुएशन टू स्टूडेंट्स पेरेंट्स, अब पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, टीचर शुड डील फ्रॉम हर पार्ट फर्स्ट। टेल द स्टूडेंट दैट टास्क इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी बिल्कुल गलत है। जो सही है वो लग रहा है ऑप्शन बी, एंड यस दिस इज द राइट आंसर। गिव सम एक्स्ट्रा टाइम, अब हो सकता है किसी बच्चे को कोई चीज को याद करने में परेशानी हो, तो उसलिए मतलब स्ट्रिक्टनेस या पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, मे बी उसके लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग एट एलिमेंट्री स्कूल? अब एलिमेंट्री स्कूल में राइटिंग का क्या यूज है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वर्ड्स भी नहीं होगा, यानी वर्ड्स को पहचानना। टेकिंग नोट्स, नहीं। इनिशिएटिंग कॉन्वर्जेशन, मतलब बातचीत को शुरू करना, तो ये भी नहीं होगा, राइटिंग नहीं हो सकती। बट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स का मतलब होता है जैसे आपके मसल्स का मूवमेंट, योर वॉकिंग, क्रॉलिंग, बैलेंसिंग, ये सारे आपके मोटर स्किल्स होते हैं, तो राइटिंग से ये डेवलप होती है, बिकॉज आप देखिए हाथ को कितने अच्छे से यूज कर पाते हैं वाइल राइटिंग। From the given factors, which one may not affect learning outcome? तो लर्निंग आउटकम को कौन असर नहीं कर सकते? लर्नर्स मोटिवेशन ऑफ एंड इंटरेस्ट, यस दिस कैन इफेक्ट, सो दिस इज नॉट द आंसर। स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द क्लासरूम भी अफेक्ट करता है, ओके। टीचर्स की पर्सनालिटी और एटीट्यूड भी अफेक्ट करता है। जो अफेक्ट नहीं करता, क्वेश्चन कह रहा है जो अफेक्ट नहीं करता, वो है ऑप्शन डी, पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस। ओके, आपका लर्निंग आउटकम आपके पेरेंट्स के स्टेटस और इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। Child has to use higher order of mental processes such as intelligence and reasoning in this type of learning: motor learning, speaking, concept learning और verbal learning। So concept learning आपकी cognitive ability से related, आपकी thinking, learning, फिर उसको applying all that concept, ये सारी चीजें आपकी cognitive skills आती हैं। So highest order is your concept learning। Identify the verb in the given sentences।
द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। पत्तियां कैसी थी? पीली और चिपचिपी थी। इस सेंटेंस में वर्ब, वर्ब यानी एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। जैसे ईट, सिट, डांस, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये सारे वर्ब्स हैं। बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, ये ऐसे कोई एक्शन नहीं करती, बट ये बताती है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वर एक तरीके का वर्ब है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। लीव्स, ये देखिए लीव्स आपकी सब्जेक्ट है, और येलो है, ये सब आपके एडजेक्टिव हैं। ओके, वाइल वर इज अ वर्ब, ये थी बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। और आर का जो होता है, आर का पास्ट टेंस होता है वर। जैसे इसका पास्ट टेंस वॉज होता है ना, वैसे ही आर का पास्ट टेंस होता है वर्ब, एंड इट इज अ वर्ब। विच इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट फॉर लर्निंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी लर्निंग के लिए एक बच्चे के लिए क्या होनी चाहिए? गुड मेमोरी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क भी जरूरी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी क्यूरियोसिटी है। अगर बच्चे को कुछ सीखने की चाहत है, वो मोटिवेशन है, तो इट विल हेल्प हिम अ लॉट इन लॉन्ग रन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विशेस मैच्योरेशन फ्रॉम लर्निंग। तो आपका ये मैच्योरेशन और लर्निंग को जो अलग करता है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि मैच्योरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है स्टूडेंट, जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। व्हाइल आपका लर्निंग, देखिए लर्निंग क्या है? प्रैक्टिस से भी आपको लर्निंग आता है, डिपेंड्स ऑन मोटिव्स, एंड इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग ये सारी चीजें हैं, बट मैच्योरेशन और लर्निंग में डिफरेंस ये है कि मेच्योरिटी एक नेचुरल प्रोसेस है, वो टाइम के साथ खुद ब खुद आ जाती है। The extrovert students differs from introvert students in which of the following characteristics? Strong feelings, likes and dislikes, expresses feelings externally instead of internally, absorbs intellectual pursuits, better in writing than speaking. अब extrovert student और introvert student में क्या फर्क है? एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, जिनको लोगों से इंटरैक्ट करना, बात करना, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ओपन होते हैं। वेल इंट्रोवर्ट जो कम बात करना पसंद करते हैं, थोड़े शाय होते हैं, दे आर बेटर लिसनर्स। ओके, एंड दे आर नॉट वेरी आउटगोइंग। तो ये होती है डिफरेंस। अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एक्सटर्नली, यानी बोल के वो एक्सप्रेस कर लेते हैं, वाइल इंट्रोवर्ट अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं। When the previous activity of learner creates obstruction in new learning, this condition is said to be। अब कई बार क्या होता है कि हम जब भी कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, तो पुरानी कई बार हमारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमको एक हिंड्रेंस बनती है, ऑब्स्टिकल बनती है। तो उस कंडीशन को आप कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड इफेक्टिवली थ्रू। अभी अगर बच्चों में स्पीच हैबिट्स को डेवलप करना है तो क्या करना चाहिए? वोकैबुलरी प्रैक्टिस, ओके, नो क्विजेस या डिक्टेशन नहीं होगा, होगा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब किसी भी वर्ड को कैसे सही तरीके से बोला जाता है, उससे स्पीच हैबिट्स डेवलप होंगी। इज द आंसर। Teacher must keep in contact with parents to help them understand their children and to provide appropriate guidance to develop the pupils। अब टीचर और पेरेंट्स को एक टच में रहना चाहिए, ताकि वो बच्चों को अप्रोप्रिएट गाइडेंस दे सके। क्या डेवलप करने के लिए? इंटेलिजेंस, पोटेंशियल्स, फोरसाइटेडनेस या मेमोरी। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पोटेंशियल्स। पोटेंशियल्स का मतलब होता है एबिलिटी या टैलेंट, किसी भी चीज में, चाहे एकेडमिक्स में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो। तो टीचर्स और पेरेंट्स को कांटेक्ट में रहना चाहिए। Your dash notebook and report that I promised you last week। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक है जो आपको जिसका आंसर देना है। हियर डैश नोटबुक मतलब यहाँ है वो नोटबुक और रिपोर्ट जो मैंने आपको लास्ट वीक देने का वादा किया था। तो ऑप्शंस देखिए, इज द, आर द, वाज द, हैज बीन अ। तो स्टूडेंट्स अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें तो आर द नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक सिंगल नोटबुक की बात कर रहे हैं, नोटबुक्स की नहीं बात कर रहे हैं। या was
was नहीं होगा क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में बात करें, इसीलिए was नहीं आएगा। has been a, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक नोटबुक की बात करें और कोई एक पर्टिकुलर नोटबुक की बात करें, तो जब पर्टिकुलर बुक की बात करते हैं तो द आता है, तो इसीलिए हैज बीन अ भी राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा हियर इज द नोटबुक एंड रिपोर्ट दैट आई प्रॉमिस्ड यू लास्ट वीक। क्यूबा इज डैश शुगर ग्रोइंग एरियाज इन द वर्ल्ड। तो क्यूबा जो कि एक देश का नाम है, इस सेंटेंस में पूछ रहा है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या आना चाहिए। वन ऑफ द लार्जर आएगा। सो स्टूडेंट्स ए तो राइट नहीं होगा क्योंकि लार्जर जब आएगा जब हम दो चीजों को कंपेयर करें, तो यहाँ हम क्यूबा को किसी और देश से कंपेयर नहीं करें तो लार्जर नहीं आएगा। वन ऑफ लार्जेस्ट ये भी नहीं आएगा क्योंकि क्यूबा एक पर्टिकुलर कंट्री है, तो द आना जरूरी है। ऑप्शन डी में सिर्फ लार्जेस्ट है तो ये भी इनकरेक्ट होगा। राइट आंसर होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर ग्रोइंग एरियाज इन द वर्ल्ड। आई विश यू वुड टेल मी। अब क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक है जिसको आपको फिल करना है। कोई इंसान कह रहा है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे बताते हु इज बीइंग लिव नेक्स्ट डोर, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। हु डज लिव इन द नेक्स्ट डोर, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। हु नेक्स्ट डोर वॉज लिविंग, ये भी इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स। राइट आंसर बचा ऑप्शन सी, हु लिव्स नेक्स्ट डोर। देयर हैज बीन अ ग्रेट रिस्पॉन्स टू द डैश। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग का है, जहां पे एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसको कंफर्म करने के लिए हम एक क्वेश्चन बोलते हैं, उसको क्वेश्चन टैग बोला जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ढूंढना है। पर अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाएं तो hasn't there और hasn't it ये दोनों ही नेगेटिव है, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। बाकी does there और has there इन दोनों में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ब स्टेटमेंट में यूज होगी सेम वही क्वेश्चन टैग में यूज होगी। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है वो हैज है, हैज एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए डज आंसर नहीं है, हैज आंसर है, हैज देयर। द कमिटी हैज मेट एंड डैश, they have reached a decision, it has formulated, it has its decision was reached और it has reached a decision। तो कमिटी एक तरीके का कलेक्टिव नाउन हम कहेंगे। स्टेटमेंट कह रहा है कि कमिटी बैठी और उसने क्या किया वो आपको बताना है। ऑप्शंस की तरफ अगर आप देखिए, दे हैव रीच्ड अ डिसीजन, तो कमिटी तो एक पर्टिकुलर हुई ना, दे नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि कमिटी भले वो उसमें बहुत सारे लोग हैं बट कमिटी एक को एक सिंगुलर की तरह देखा जाएगा, तो इसीलिए दे नहीं आएगा। इट हैज फॉर्मुलेटेड देमसेल्व्स, ये तो ऑप्शन ही सही साउंड नहीं कर रहा। इट्स डिसीजन वाज रीच्ड, तो ये भी सही नहीं है। जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो डी है, इट हैज रीच्ड अ डिसीजन। What is the synonym of stubborn? सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द जिन शब्दों का अर्थ सेम है। स्टबर्न शब्द का आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना है। स्टबर्न मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं जिद्दी। ऑप्शंस देखिए, इजी नहीं, स्टबर्न मतलब इजी नहीं होता है। ऑब्स्टिनेट, विलिंग या स्मार्ट। तो विलिंग मतलब कोई भी चीज करने की आपको इच्छा, स्मार्ट जैसे कि हम कहते हैं टैलेंट कह सकते हैं, टैलेंटेड पर्सन। बट स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट का दोनों का ही मतलब सेम होता है। डी इज द सिनोनिम ऑफ स्टबर्न। ओके, जिद जिसको हम कहते हैं। हैव यू हर्ड डैश न्यूज, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लेटर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुमने न्यूज सुनी। अब ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक में न्यूज कैसी है। लेट न्यूज ये भी नहीं है, लेटर भी हम नहीं बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट है, लेटेस्ट। हम हमेशा हम न्यूज वगैरह से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये लेटेस्ट न्यूज है या लेटेस्ट फैशन है, इसीलिए सी राइट आंसर है। It is a matter of gratification for me
that has turned a new leaf. Turned a new leaf means, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पे एक इडियम का प्रयोग किया है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या इंग्लिश में हम बोलते हैं टू लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स, यानी सीक्रेट रिवील करना। उसी तरीके का इस स्टेटमेंट में एक इडियम यूज किया है, टर्न द न्यू लीफ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये टर्न द न्यू लीफ जो इडियम है, इसका क्या अर्थ है? स्टार्टेड यूजिंग हिज इंटेलिजेंस नहीं। स्टूडेंट्स, टर्न द न्यू लीफ का एक्चुअल में मतलब होता है कि हम अपने आप को चेंज करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सके। कई बार हम कोई गलती करते हैं तो हो सकता है हमें कोई समझाता है जिससे हम अपनी जो एरर्स है उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। इस वजह से ये तो राइट आंसर नहीं है। प्रूव टू बी अनवर्दी ऑफ द जॉब, ये भी नहीं है। एक्सेप्टेड द न्यू जॉब दैट वाज ऑफर्ड टू हिम, नहीं। बिगन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, यानी अपनी लाइफ को चेंज करना, बेटर बनाना। वन ऑफ द प्रोफेसर्स ग्रेट एट्रीब्यूट्स इज, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रोफेसर का एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हेन ही गिव्स लेक्चर, जब भी वो लेक्चर देता है। हाउ इन द मैनर ही गिव्स लेक्चर, द वे ही गिव लेक्चर्स, या हिज एबिलिटी टू लेक्चर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, द वे टू गिव लेक्चर्स। ठीक है। Neither Jane nor his brother dash a consent form for tomorrow's trip. कंसेंट फॉर्म का मतलब होता है कि एक परमिशन का फॉर्म रहता है, जैसे बच्चे ट्रिप पे जाते हैं तो पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं, उसको कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है। अब कह रहे हैं ना तो जेन ना उसके भाइयों को डैश जरूरत है कंसेंट फॉर्म की। तो ऑप्शन है नीड, नीड्स, इज नीडिंग, हैज नीड। तो क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो हम लोग का जो वर्ब यूज होगा स्टूडेंट्स वो होगा सिंगुलर, इसीलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्योंकि नीड्स तो एक प्लूरल वर्ब है और इज नीडिंग तो कंटिन्यूअस टेंस है, हैज नीड भी नहीं आएगा। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ए। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। अब हमने कंप्यूटर में आइकन्स देखे होंगे, उसी तरीके की एक मोड ऑफ लर्निंग होती है जिसको हम कहते हैं आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग, जहाँ पे पिक्चर्स और डायग्राम्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। तो अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज नहीं, जैसे मैंने बताया आइकॉनिक में तो डायग्राम्स और पिक्चर्स यूज किया जाता है, सिंबल्स भी नहीं होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इमेजेस एंड डायग्राम्स। द मेथड ऑफ teaching English adopted in at present in school curriculum is, जो मेथड या जो वे यूज किया जाता है आजकल प्रेजेंट करंट सिचुएशन में स्कूल्स में, उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिव करेक्शनल अप्रोच, फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच, फंक्शनल करेक्टिव, फिगरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव। राइट आंसर है इसका फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच। फंक्शनल कम्युनिकेटिव का मतलब होता है कि जब बच्चा कम्युनिकेट करता है तो टीचर उसी टाइम उसको करेक्ट करती है, मतलब वाइल द स्टूडेंट इज प्रैक्टिस, वहीं बच्चे को करेक्ट कर दिया जाता है और वो सही से कम्युनिकेट करने लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोफोनिक पेयर? तो इस क्वेश्चन में पहले आपको पता होना चाहिए होमोफोनिक पेयर क्या होते हैं। होमोफोनिक पेयर वो होते हैं जो जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, यानी बोलते वक्त जिन वर्ड्स को सेम तरीके से बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं सन और SUN सन, ये दोनों ही एक तरीके के होमोफोनिक पेयर हैं। बाकी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा होमोफोनिक पेयर नहीं है। ऑप्शन हम बॉटम से चलते हैं, स्टील और स्टील। स्टील हम जानते हैं स्टील के बर्तन होते हैं और स्टील का मतलब होता है चोरी करना, तो ये भी एक होमोफोनिक पेयर है, बट क्वेश्चन तो नॉट पूछ रहा इसीलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक तरीके की स्कूल में जो होती है और प्रिंसिपल दूसरा मतलब होता है कि हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स और सिद्धांत। स्टेयर एंड स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना और स्टेयर का मतलब होता है स्टेप्स, जो कि जिससे हम एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे चढ़ते हैं बिल्डिंग में, वो एक स्टेयर होता है। बाकी ऑप्शन एक काइट एंड किट, ये एक तरीके के होमोफोनिक पेयर नहीं है, इसीलिए ए आंसर है।
साइट वर्ड इज एन वोकेबुलरी आइटम। अब साइट वर्ड वो होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे बच्चों को उसका एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे द का एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है बट वो इस्तेमाल बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है साइट वर्ब्स कौन होते हैं, दैट नीड्स प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग, नो, दैट इज टू बी लर्न बाय हार्ट। ओके, ये ऑप्शन एक राइट हो सकता है। लेट्स सी द अदर ऑप्शंस। That the reader recognizes, finds meaningful on sight without a complicated analysis, that helps in judging effectiveness of author's style। नहीं, ये तो incorrect है। right answer है C, मतलब बच्चा देखते साथ ही उसको पहचानने लगता है भले, और उसको इस्तेमाल करते करते ही बच्चे को उसका मतलब समझ में आता है कि द एक्चुअली कहाँ यूज होता है। Which one of the following is suggested at for teaching grammar at primary level? Deductive method, textbook method, inductive और translation। तो प्राइमरी स्कूल यानी छोटे बच्चों को जो स्कूल में ग्रामर पढ़ाने का मेथड यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। अगर हम डिफरेंस बात करें इंडक्टिव और डिडक्टिव में, तो डिडक्टिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले बच्चों को रूल पढ़ाया जाता है, फिर उनको एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं। ओके, वाइल इंडक्टिव में क्या होता है कि पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ाए जाते हैं, फिर आपको रूल पढ़ाया जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि जैसे आप बोल रहे हैं पहले ही इज अ बॉय, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट, तो बच्चे को पता चल गया पहले ही लगाना है फिर इज लगाना है, ना कि इज ही स्मार्ट। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? क्वेश्चन बोल रहा है रिव्यू का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन या असेसमेंट। तो रिव्यू का मतलब होता है जब हम किसी चीज को जज करते हैं, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रिव्यू हो सकता है, मूवी का रिव्यू हो सकता है। तो रिव्यू का मतलब होता है क्रिटिकली हम किसी को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करना मतलब जजमेंट देना किसी भी चीज को, तो दैट इज रिव्यू। कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड फंक्शंस, ग्रामेटिकल वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड्स या एम्प्टी वर्ड्स। तो कंटेंट वर्ड्स को हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ड्स जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जैसे डिक्शनरी में लैम्प है, वॉल है, हाउस है, इनको हम कहते हैं कंटेंट वर्ड्स। द प्रोसेस ऑफ अल्फाबेटिक प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड इज, अल्फाबेटिक मेथड का क्या प्रोसीजर है? तो इसमें क्या होता है कि पहले हम बच्चे को लेटर सिखाते हैं, देन लेटर से वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनते हैं जिनको हम फ्रेज कहते हैं, एंड उसके बाद आपका आता है सेंटेंस। ओके, तो इसीलिए लेटर, वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। राइट आंसर डी है यहाँ पे। टीचर आस्क्स लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास, दिस वे ऑफ रीडिंग विल। अब कई बार बच्चों को टीचर बोलती है खड़े होके रीड करो किसी भी बुक के किसी पैराग्राफ को, उससे क्या होता है? enables learners to develop reading skills with understanding, yes, this could be a right answer. Enables learner to read with correct pronunciation using punctuation marks, okay, ये भी सही लग रहा है। enable a learner to read fast, तो ये एक मोटिव नहीं हो सकता। help the teacher to complete the syllabus, तो इन दोनों में अगर बात करें ऑप्शन ए और बी में, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, डेवलप लर्नर्स मीन्स enable learners to develop reading skills with understanding। जोर से पढ़ने से क्या होता है कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होती है रादर देन जब हम मन में पढ़ते हैं। ओके, रीडिंग पिक्चर बुक्स मीन्स, पिक्चर बुक्स को रीड करने का क्या मतलब है? एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग, नहीं ये भी नहीं है, ड्राइंग से हमको बच्चे को वाकिफ नहीं कराना है। टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, ओके, दिस कुड बी अ राइट आंसर। To help learners to draw neat and colorful pictures, no, this is also not right. That children loves picture and it will be a fun loving class, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि बच्चे पिक्चर्स को ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्योंकि उनको रीड तो करना आता नहीं है वर्ड्स, पिक्चर बुक से एनालाइजिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी बच्चों की। The language which is learned from environment without any explicit teaching is, यानी वो भाषा जो बिना किसी गाइडेंस की और बिना पढ़ाए
जो बच्चा सीखता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। जैसे माय फर्स्ट लैंग्वेज वाज हिंदी, बिकॉज नोबडी टॉट मी हिंदी, आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम द अदर्स। दूसरों को सुन के जो मैंने भाषा सीखी है वो है मेरी फर्स्ट लैंग्वेज। द ओरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी करेक्टेड इफ द टीचर, ओरल मतलब जो बोल के बच्चे एरर क्रिएट करते हैं वो टीचर कब ठीक कर सकता है? करेक्ट एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज मेड मिस्टेक, एकदम से करेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि बच्चा थोड़ा डर जाए, घबरा जाए। इग्नोर्स द एरर, इग्नोर करेंगे तो बच्चा गलती करता ही रहेगा। आस्क अदर स्टूडेंट्स टू हेल्प, तो ये नहीं, टीचर को सबसे पहले खुद हेल्प करना चाहिए। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर अगर देखें तो बी बचा। पॉइंट आउट एरर इन जनरल, मतलब इन जनरल आप क्लास में बताएं और फिर बच्चा देखिए खुद ब खुद ही वो सुन के अपने आप करेक्ट करने लगेगा। सिलेक्ट सेम मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको जो अंडरलाइन वर्ड है हर्ट, उसका सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। टेक केयर नॉट टू गेट हर्ट विद द स्टीम ऑफ द केटल, केटल जिसमें हम चाय उबालते हैं उसको केटल कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है हर्ट का सेम मीनिंग बताना है। ब्रूज, ब्रूज मतलब होता है जब जैसे हमने अगर हम गिर जाते हैं तो हाथ पैर छिल जाते हैं, उसको कहते हैं ब्रूज्ड। स्केल मतलब जैसे डेड स्किन का हाथों से निकलना। कट का मतलब हम जानते हैं जब चाकू या छुरी से हमारी स्किन में लग जाती है उसको हम कट कहते हैं। तो अगर हर्ट की बात करें तो यहाँ पे आएगा बर्न, केटल से स्टीम से आप क्या होते हैं, हम जल जाते हैं। दैट्स व्हाई ए इज द आंसर। Fill in the blank with word with correct spelling. Give me a dash of paper. ये ऑप्शन तो सबसे इजी है, हमको पता है पेपर के साथ पीस वर्ड आता है। तो पीस की स्पेलिंग होती है PIECE। ओके, भाई अगर आप दूसरा देखें तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। और पीस का मतलब होता है, दूसरे पीस का मतलब होता है अमन और शांति। तो जो टुकड़ा पेपर, ये पेपर है, ये पेपर का पार्ट है, तो इसको कहते हैं पीस। The teacher is dash popular his pupils, तो टीचर पॉपुलर है among two with या for, जब भी हम किसी ग्रुप के आपस में अगर बात करते हैं the teacher is popular among the his pupils, तो among वर्ड आएगा। ओके, a word gets its meanings in relation to its context, क्या कॉन्टेक्स्ट से शब्द का अर्थ आता है? फ्रॉम सिर्फ डिक्शनरी से आता है, स्पेलिंग से तो नहीं आएगा। इट गेट्स इट्स मीनिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ओरिजिन से आता है। हर वर्ड का एक प्रॉपर ओरिजिन होता है। चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव गुड टेक्स्ट बुक। ओके, बट जरूरी नहीं है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छी बुक नहीं, स्टिल दे कैन लर्न लैंग्वेज वेरी वेल। अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर सिर्फ लैंग्वेज टीचर से नहीं होगा, इनहिबिशन से भी नहीं होगा, सही होगा मोटिवेशन से। किसी भी चीज को पढ़ने या समझने की चाहत, उससे होगा एक बच्चा एक लैंग्वेज। He may have aged when I last saw him. Substitute the underlined part. तो यहाँ पे जो वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है उसकी जगह आप कौन सा ऑप्शन रख सकते हैं? Since I saw him, since I last saw him, before I last saw him या no correction। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो होगा सिंस आई लास्ट सॉ हिम। जब हम एक पर्टिकुलर टाइम से बात करते हैं, जैसे सिंस द विंटर्स हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैव इंक्रीज्ड, तो सिंस इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हैप्पीनेस, फाइंड द वर्ड विद ऑपोजिट इन मीनिंग, तो हैप्पीनेस शब्द का आपको ऑपोजिट बताना है। तो कंटेंटमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास हो हम उससे खुश रहें, ये इसका ऑपोजिट नहीं हुआ ना। रिनंसिएशन भी नहीं हुआ, रिनंसिएशन का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को छुपाना। बी एटीट्यूड भी नहीं हुआ। हैप्पीनेस मतलब होता है खुश होना और ग्रीफ मतलब होता है दुखी होना। सो बी इज द आंसर। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इटरेंट, मेडिकेंट, जर्नीमैन या ट्रैम्प, तो वो इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है उसको हम कहते हैं इटरेंट। वाइल मेडिकेंट, जर्नीमैन और ट्रैम्प, मेडिकेंट का मतलब होता है अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है बेगर, और जर्नीमैन और ट्रैम्प ये दोनों भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट दे आर लाइक होमलेस पीपल। बट इटरेंट जॉब के पर्पज से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। The first question is, my grandfather works very dash.
क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे दादाजी बहुत तेज। अब ऑप्शंस में से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है? क्विक, फास्टली, फास्ट या नाइस? जब भी हम चलने की बात करते हैं तो हम क्विक से ज्यादा फास्ट वर्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, बट फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। फास्ट का आपका एडवर्ब फास्टली नहीं होता है, फास्ट का फास्ट ही रहता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, माय ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी फास्ट। ना क्विक आएगा ना नाइस आएगा। क्विक हम इस तरीके से बोल जाते हैं कि जैसे लेट्स हैव अ क्विक कॉल या लेट्स हैव अ क्विक मीटिंग। ओके, तो सी आंसर है। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग डैश मॉर्निंग। कैट्स एंड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है जब भी बहुत हेवी रेनफॉल होती है तब हम बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका ये मतलब नहीं है कि आसमान से कैट्स या डॉग्स गिर रहे हैं, एक इडियम है। अब यहाँ पे ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट बैठता है ऑप्शन बी, सिंस आएगा यहाँ पे। सिंस जब भी हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग या सिंस थर्सडे, यानी आप पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो सिंस आएगा। जब हम एक ड्यूरेशन की बात करते हैं लाइक 2 years 5 hours 7 weeks, और आता है। ओके, नेक्स्ट, दे डैश द क्राइम ड्यूरिंग द डे, कमिटेड, परफॉर्म, प्रोसिक्यूटेड या डिस्चार्ज। अब इसमें इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक है जहां बोल रहे हैं कुछ लोगों ने डैश द क्राइम। तो क्राइम के साथ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होता है वो कमिटेड बोलते हैं। क्राइम को हमेशा कमिट किया जाता है, न परफॉर्म, न प्रोसिक्यूटेड, न डिस्चार्ज। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट लीगल चार्जेस लगाना। ओके, लीगल चार्जेस। तो क्राइम को कमिट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू साइलेंट रीडिंग? अब साइलेंट रीडिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज अ काइंड ऑफ रीडिंग विच प्रोड्यूसेस साउंड, नहीं, साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है। इंप्रूवमेंट ऑफ लिसनिंग एबिलिटी, बिल्कुल नहीं। इट ग्रेटली एनहांसेस प्रोनाउंसिएशन, साइलेंटली आप रीड कर रहे हैं मन में तो प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव नहीं हो सकता, बट इट इन्वॉल्व्स इनकलकेटिंग लव फॉर रीडिंग, यानी रीडिंग के प्रति इंक्लिनेशन यानी पसंद करना, वो डेवलप कर सकते हैं साइलेंट रीडिंग से। Reading readiness means when the children are mature enough to be ready to read, learn and dash. तो रीडिंग रेडीनेस का मतलब है वो एज जहाँ पे बच्चे मेच्योर हो जाते हैं लर्न करने के लिए और रीड करने के लिए। बी आंसर है। एक पर्टिकुलर एज होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे जिस पे बच्चे रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम रीडिंग रेडीनेस। अ स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम इज आइडियली, यानी एक स्पेशल वो बच्चे जिनको जैसे कुछ डिसेबिलिटीज हो हाथ में या पैर में, तो वो क्लासरूम जिसमें ऐसे बच्चों को हम साथ में पढ़ा सकते हैं, वो किस तरीके के होते हैं? एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, लोकेटेड सेपरेटली, integrates all type of learner या has extra teachers to help regular teachers। तो स्पेशल नीड क्लासरूम वो होते हैं जिसमें अलग टाइप के फर्नीचर्स होते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को साथ में पढ़ने में हेल्प करते हैं। इंटीग्रेटेड क्लासरूम का मतलब ये होता है कि आप डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को एक साथ तो पढ़ा रहे हैं, पर डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को कोई स्पेशल फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, तो वो होता है इंटीग्रेटेड लर्निंग। ओके, और एक टर्म आता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब भी यही है कि आप डिसेबिलिटी वाले बच्चों और नॉर्मल बच्चों को साथ में पढ़ाइए और उनको सारी फैसिलिटीज भी दीजिए, सारे स्पेशल चिल्ड्रन को फैसिलिटीज भी दीजिए। रीडिंग स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेट्स डैश रीडिंग, यानी जब भी बच्चे स्टोरीज रीड करते हैं, नॉवेल्स, कार्टून्स या कॉमिक्स को रीड करते हैं, उससे क्या डेवलप होता है? तो उससे एक्सटेंसिव रीडिंग डेवलप होती है। एक्सटेंसिव मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में। जब आप सिर्फ प्लेजर के लिए रीड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। ओके, बी इज द आंसर। The use of punctuation is a basic skill of, punctuation यानी कॉमा, फुल स्टॉप, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, इन सबको पंक्चुएशन कहते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, कब होता है? राइटिंग में। हम सभी जानते हैं बोलते टाइम हम कभी कॉमा नहीं बोलते या फुल स्टॉप नहीं बोलते, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं बोलते। ये सारी स्किल आपकी राइटिंग में होती है, यानी जब हम कुछ चीज लिखते हैं तब ये पंक्चुएशन इस्तेमाल की जाती है। पिक्चर बुक्स आर एक्सीलेंट रिसोर्स फॉर, यानी पिक्चर बुक्स जहाँ पे आप
कार्टून्स बने रहते हैं या डायग्राम्स बने होते हैं, पिक्चर्स बनी होती है, वो किनके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल हैं? बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं, मिडिल एज ग्रुप के लिए भी नहीं, इन्फेंट्स के लिए नहीं, बिगिनर्स यानी जैसे 4-5 इयर्स की एज में बच्चों जहाँ बच्चे बहुत अच्छे से रीड नहीं कर सकते, तो पिक्चर्स देख के बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, दे गेट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रीडिंग। द बिगिनिंग ऑफ ऑल लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स विद, जब भी हम कोई भी भाषा सीखने की कोशिश करते हैं तो वो स्पेशल फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग और फिर स्पीकिंग के साथ आती है। यानी जब भी हम बच्चे को, जैसे आप समझ लीजिए, इंग्लिश सिखाना स्टार्ट करते हैं, तो हम उसको रीड नहीं करा सकते फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल में कि चलो बेटा ये पढ़ के दिखाओ, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं। पहले बच्चे सुनते हैं, फिर धीरे धीरे बोलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बच्चा रीडिंग और राइटिंग की तरफ जाएगा। बेसिक होता है आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग। To teach speaking or speech in the classroom, the teacher must be the speech model for students too. यानी एक टीचर स्पीच मॉडल की तरह काम करता है जब भी हम बच्चों को स्पीच सिखाने की कोशिश, बोलना सिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर स्टूडेंट्स टू, राइट आंसर ए है एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है जैसे इमिटेट करना, या जैसे होता है ना, टीचर जैसे बोलती है बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं। तो ये एक लैंग्वेज स्किल सिखाने के बहुत काम आता है। दूसरे ऑप्शंस की तरफ बात करें तो इनंसिएट का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, से समथिंग क्लियरली। इमैक्युलेट मतलब होता है नीट एंड टाइडी, एंड रेसिप्रोकेट मतलब टू गिव एंड टेक म्यूचुअली। The skill of dash and writing are skills that involve production on the part of language learner. तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं? द स्किल ऑफ डैश एंड राइटिंग इन्वॉल्व प्रोडक्शन। तो स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्शन इन्वॉल्व करती है, क्योंकि देखिए इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं। देखिए लिसनिंग में क्या होता है, बच्चा सिर्फ एक सुनता है, ठीक है, बट स्पीकिंग में क्या है, हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि रीडिंग में भी हम मन से भी रीड कर सकते हैं, साइलेंटली भी रीड कर सकते हैं, बट स्पीकिंग में क्या होता है, दीज आर प्रोडक्टिव स्किल्स। ओके, स्पीकिंग एंड राइटिंग बोथ ऑफ देम। He picked up the coin which dash on the ground. एक इंसान है, उसने एक सिक्का उठाया है जो जमीन पे पड़ा हुआ था। तो ले का मतलब होता है पड़ा होना, बट क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो ले का पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में, जो कि होता है लेड। ठीक है, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। लेज आपका प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होगा, बट क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में, ईडी मतलब है सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो ये भी गलत हुआ। लेड अब भी गलत है, सही है ऑप्शन सी लेड। उसने वो कॉइन उठाया जो जमीन पर पड़ा हुआ था। A person who writes for newspapers and magazines is called, वो व्यक्ति जो अखबारों और मैगजीन्स के लिए लिखता है, क्या उसको लाइब्रेरियन कहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइब्रेरियन तो लाइब्रेरी संभालता है। स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड राइटिंग में काम आता है। पोएट पोम्स लिखता है, बट जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए लिखता है। ओके, ऑन द होराइजन वी कैन सी अ डैश ऑफ माउंटेन्स। यानी जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह, आप समझिए होराइजन, वहां तक जहां आपकी नजरें जाती हैं आसमान में, वो उसको हम होराइजन कहते हैं। वी सी अ चेन ऑफ माउंटेन्स, जब बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ होते हैं स्टूडेंट्स, तब हम उनको चेन ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। चेन वर्ड माउंटेन्स के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, बंच हम आप उसके साथ बोल सकते हैं, ग्रेप के साथ बोल सकते हैं। क्लस्टर और पैक ये दोनों भी आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। माउंटेन्स के साथ पर चेन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू, अब सीसीई जिसको हम कहते हैं, जो 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था सीबीएसई के द्वारा, तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव रहता है सीसीई का? टू फाइंड आउट to what extent learning objectives are achieved. Yes, this is the right option. यानी सीसी का मतलब है होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। सिर्फ पेन ऑन पेपर से आप एक बच्चे को इवेल्युएट नहीं कर सकते, बहुत सारे अलग एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो बच्चे को ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाता है। और दूसरे ऑप्शंस की तरफ पढ़ें तो ये मेक लर्नर असेस द टीचर, टीचर को असेस नहीं करता। आइडेंटिफाई स्पेशल नीड ऑफ लर्नर इन अ ग्रुप, ये भी नहीं है। मेक द लर्नर बाय क्रैमिंग लर्निंग, क्रैमिंग मतलब
रट की चीजों को, रट्टाफिकेशन प्रमोट करना नहीं, ये भी नहीं है। सीसीई आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है। द suitable मीनिंग फॉर द वर्ड ancestors, ancestors का मतलब होता है पूर्वज, इनके लिए सबसे suitable वर्ड है सक्सेसर्स नहीं, सक्सेसर्स वो लोग होते हैं जो बाद में आते हैं, हम पूर्वज की बात कर रहे हैं। फॉलोअर्स भी नहीं होगा, फॉलोअर्स जैसे आप कोई हो सकता है कि कोई सेंट हो, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। डिसेंडेंट्स भी नहीं होगा, डिसेंडेंट्स वो लोग होते हैं जो बाद में आते हैं, राइट। एंसेस्टर्स का सबसे सूटेबल मीनिंग होता है फोर फादर्स, हमारे पूर्वज जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिंक लैंग्वेज एज, अंग्रेजी को हम एक लिंक लैंग्वेज बोलते हैं, जिसका मतलब है इट कनेक्ट्स द एरियाज, एरियाज को कनेक्ट करना, डिफरेंट डायलेक्ट्स को कनेक्ट करना, रीजन्स को कलेक्ट करना। नहीं नहीं, इंग्लिश रीजन्स को भी कनेक्ट नहीं करता, इंग्लिश कनेक्ट करता है पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स। जैसे इंडिया में आप देख लीजिए ना, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ तेलुगु बोलते हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं। तो एक इंसान के लिए अगर ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है, एक बंगाली पर्सन को तमिल के साथ, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। बट अगर उन दोनों को ही इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो वो कम्युनिकेशन में बहुत आसान है। अलग अलग जगह के लोगों को आपस में जोड़ने का काम इंग्लिश करता है। समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विद दैट स्किल। समराइजिंग मतलब किसी भी एक बहुत बड़ी सी टॉपिक को शॉर्ट में लिखना, नोट्स का भी मतलब यही है, और रिपोर्ट्स जैसे कोई असाइनमेंट में आपको रिपोर्ट लिखनी होती है, तो ये कौन सी स्किल्स के साथ एसोसिएटेड है? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग या स्पीकिंग? तो ऑब्वियसली ये राइटिंग के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि हम ये सारी चीजें लिखने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। दीज आर एसोसिएटेड विद राइटिंग स्किल्स। होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ अ लर्नर इज डन बाय, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, होलिस्टिक इवैल्यूएशन एक स्टूडेंट का होता है, एक लर्नर का होता है। यूनिट एंड इवैल्यूएशन से नहीं, टर्म एंड से भी नहीं होता, मंथ एंड इवैल्यूएशन से भी नहीं होता, बट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस मतलब जो पूरे साल भर होता है, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि सारी चीजें हम देखते हैं एक बच्चे की, हम देखते हैं उसका फिजिकली वो कितना मेच्योर हुआ है, उसको म्यूजिक के बारे में कितना पता है, स्पोर्ट्स के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में वो कितना जानता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है लर्नर का सीसीई से। What steps does a teacher take to undertake to facilitate reading habit of a learner? अभी रीडिंग हैबिट को अगर हमको बढ़ावा देना है तो टीचर को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में रीड करना, अखबारों को पढ़ना, पिक्चर और मैप रीड करना, ये सारी ही चीजें रीडिंग स्किल को एनहांस करेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर। लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स, एक भाषा को सीखने का क्या अर्थ है? Learning all skills of a language? No. Learning to speak fluently in public, writing good books in that language? नहीं। अगर हमको एक लैंग्वेज आती है, जरूरी नहीं है हम उस पर पूरे किताब लिख सकें। बट लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन, जहां पे जरूरी हो वहां पे हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करना। द करेक्ट ऑर्डर फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल इज, लैंग्वेज स्किल से जैसे हम एक टारगेट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश अगर हमारे यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज है, तो सबसे पहले बच्चा इंग्लिश कैसे सीखेगा? ऑब्वियसली लिसनिंग, पहले बच्चा सुनेगा, फिर बच्चा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करेगा, उसके बाद रीडिंग, पढ़ने की कोशिश करेगा, और देन एंड में राइटिंग आता है। तो बच्चा जैसे ही स्कूल में आता है, जरूरी नहीं पहले दिन से वो बोलने लगे, वो कैसे बोलेगा जब उसने सुना ही नहीं होगा? तो ये दो ऑप्शंस तो गलत हो गए, क्योंकि रीड स्पीकिंग इसमें पहले आ रहा है, यहाँ पे लिसनिंग आ रहा है, उसके बाद रीडिंग आ रहा है। नहीं, सुनने के बाद डायरेक्टली वो पढ़ने थोड़ी लगेगा, पहले वो बोलेगा देन वो रीड करेगा। ओके, इसीलिए सी आंसर है, सी इज द आंसर। सिलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी यहाँ पे आपको शब्द दिया है मैमथ, मैमथ का आपको ऑपोजिट बताना है। तो स्टूडेंट्स, मैमथ का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत बड़ी हो, जायंट हो, ह्यूज हो। ऑप्शंस में अगर हम देखें, टाइटैनिक, टाइटैनिक का भी मतलब होता है ह्यूज, बिग। गार्गेंचुअन, इसका भी मतलब होता है वेरी लार्ज इन वॉल्यूम। रेटिसेंट का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को छुपाना, हाइड करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इनफिनिटेसिमल, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, वेरी स्मॉल। ओके, तो मैमथ का ऑपोजिट, मैमथ मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत बड़ी हुई, उसका ऑपोजिट हुआ इनफिनिटेसिमल।
C is the answer. Of the given option, which one is closest in meaning to the word extent? Extent सबसे शब्द से सबसे मिलता जुलता शब्द कौन सा है? End, limit, finish या conclusion? तो extent शब्द से जो सबसे नजदीक वाला शब्द है वो है limit. B is the answer. Identify the correct question tag in the statement. Your brother is a. तुम्हारा भाई टीचर है. अब यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, या अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा. तो स्टेटमेंट है योर ब्रदर इज अ टीचर, यहाँ वर्ब आपकी इज है तो इज आएगी. क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तो इजंट बन जाएगा. इसका ऑपोजिट इसका नेगेटिव होता है इजंट ही. ओके, क्योंकि हम ब्रदर की बात करें तो इट नहीं आएगा स्टूडेंट्स. ओके, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा क्योंकि क्वेश्चन टैग है तो ऑब्वियसली डी आंसर होगा. What is the meaning of the word underlined in the statement? The water glittered in the sunlight. पानी में सूरज की रोशनी में पानी चमक रहा था. तो ग्लिटर्ड का सबसे क्लोजेस्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन है शोन, शाइन, शोन या शाइनिंग. तो ग्लिटर का मतलब होता है शाइन. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्लिटर का आपको मीनिंग बताना है, मतलब बताना है, अर्थ बताना है, तो ग्लिटर का अर्थ होता है शाइन. बट क्योंकि यहाँ पे ग्लिटर का पास्ट टेंस यूज हुआ था तो शाइन का पास्ट टेंस स्टूडेंट शोन होता है. ओके, बी नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट टेंस है. शोन ये आपकी शो वर्ड होता है ना, दिखाना, इसका पास्ट टेंस होता है शोन. और शाइनिंग आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? आंसर आप ये ऑप्शन मार्क करेंगे क्योंकि ग्लिटर्ड का मतलब होगा शोन, द वाटर शोन इन द सनलाइट. If you combine the following two sentences, she likes English, she likes mathematics, you will get, अगर हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो कौन सा स्टेटमेंट बनेगा? She not only likes English but also mathematics. She likes not only English but also mathematics. तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है बिकॉज ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है. अगर आप दूसरों को भी पढ़े नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो शी लाइक्स मैथमेटिक्स, ये भी इनकरेक्ट है. She likes English and not only mathematics, ये भी incorrect है. उस B right answer हुआ. One of the basic element of spoken English is fluency. अब fluency कौन सी ability होती है स्पीकर की? Fluency का मतलब होता है कि जब भी हम कोई बात बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम उसमें रुके नहीं, कंटिन्यूअसली बोलें. बट फ्लुएंसी का मतलब है पॉज लेना सही जगह पे. ओके, जैसे कई बार जिन लोगों को कोई एक लैंग्वेज नहीं आती, अगर हम इंग्लिश की बात करें और उनको कोई एक स्पीच देने को बोले तो वो क्या करेंगे, लोग कई कई जगह पे रुक जाएंगे क्योंकि उनको पता नहीं होगा कौन से वर्ड का इस्तेमाल करें. फ्लुएंसी का मतलब है पॉज वहीं लेना जहां पे जरूरी हो, अननेसेसरी का पॉज नहीं लेना. ओके, टू स्पीक फास्ट भी इनकरेक्ट है, टू स्पीक एज फास्ट एज यू कैन या स्लो बोलना नहीं. फ्लुएंसी का मतलब है सही जगह पे पॉज लेना. आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टू गेट द आंसर. वो कौन सा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर ये है? यस वी गो देयर एवरी ईयर. डिड यू बीन टू ऊटी? ऐसे हम नहीं बोलते हैं. हैव यू बीन टू ऊटी एवर? ये भी गलत है. डिड यू गो टू ऊटी? ये भी गलत है. हैव यू एवर बीन टू ऊटी? तो आंसर रहेगा यस वी गो देयर एवरी ईयर. सो दिस द आंसर.